हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज मैं विवेक आपके लिए इस वीडियो में सैंपल के चयन में त्रुटियों के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है वो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल रिसर्च में जो टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से संबंधित है। साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग सब्सक्राइब कर सकें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रतिदर्श के चयन में कौन कौन सी त्रुटियाँ हो जाती हैं। देखिए, कभी भी हम किसी सैंपल को चुनते हैं किसी जनसंख्या से, तो उसके चुनाव में कुछ न कुछ जो है गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, और चुनाव में ही जब त्रुटियां आ जाएंगी, सैंपल को चुनने में ही त्रुटियां आ जाएंगी, तो जब हम उसको विश्लेषण करेंगे तो हमें एकदम ये जो है एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा सकते हैं किसी जनसंख्या के लिए। ठीक है, तो किसी सैंपल से जनसंख्या के संबंध में अनुमान लगाते समय कुछ न कुछ पूर्ण रूप से हम सही अनुमान नहीं लगा पाते। क्या कारण है इनका? यही सैंपलिंग के दौरान जो त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, यही कारण होते हैं जो है अनुमानों में पूर्ण यथार्थता न होने का। ठीक है, तो चलिए इन त्रुटियों के संबंध में हम समझते हैं। तो प्रतिदर्श में जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, वो जनसंख्या के पूर्ण प्रतिनिधित्व न करने का कारण है। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित त्रुटियां होती हैं। कौन कौन सी त्रुटियां हैं? यादृच्छिक त्रुटियां या अनियमित त्रुटि, दूसरा सुव्यवस्थित त्रुटि, तीसरा प्रतिदर्श त्रुटि, और चौथा है मापन त्रुटि। ये 4 प्रकार की यहाँ पर त्रुटियां हैं। तो आइए एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। यादृच्छिक या अनियमित त्रुटि, नाम से स्पष्ट हो रहा है, रैंडम एरर्स। ठीक है, तो जब हम प्रतिदर्श को चुनते हैं रैंडम विधि द्वारा, तब उस दौरान उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रकार के सदस्य अधिक चुने जाते हैं, सजातीय सदस्य के चुने जाने की संभावना रहती है। यानी कि जब हम रैंडम विधि के द्वारा किसी सैंपल का चुनाव करते हैं जनसंख्या से, तो उस सैंपल में एक ही प्रकार के सजातीय इकाइयां आने की संभावना रहती है। और जब एक ही प्रकार की इकाइयां अधिक आ जाएंगी किसी सैंपल में, तो हमारा सैंपल जो है वो प्रभावित होगा, हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये जो त्रुटियां हैं ये ज़्यादातर होती हैं और इनको दूर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको दूर करने के लिए हमें प्रतिदर्श को बड़े से बड़ा करना होगा। अगर बड़ा प्रतिदर्श लेंगे तो उस स्थिति में ये जो रैंडम एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुव्यवस्थित त्रुटि या सिस्टमेटिक एरर। ये क्या होता है? सुव्यवस्थित त्रुटि व्यवस्थित प्रवृत्ति के कारण आती है। किस प्रवृत्ति के कारण आती है? व्यवस्थित प्रवृत्ति। व्यवस्थित प्रवृत्ति क्या होती है कि किसी परीक्षण में जब परीक्षक छात्रों को अधिक समय दे देता है, निर्देशन में अंतर आ जाता है कभी कभी, तो इसके कारण प्राप्तांक जो है वो प्रभावित होते हैं। और प्राप्तांक जब प्रभावित होते हैं, इसे ही व्यवस्थित त्रुटि कहा जाता है। यानी कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं, उसी दौरान कुछ ऐसी जो है वैयक्तिक गलतियां हो जाती हैं। जो मापन करता है या फिर इंसान करता है, उसी के द्वारा अगर कोई त्रुटि की कर दी जा रही है। जैसे यहाँ पर कोई एक उदाहरण हमने यहाँ पे ले लिया है कि कोई परीक्षा ले रहा है और छात्रों को ज़्यादा समय दे रहा है, मानक समय से अधिक समय दे रहा है, या फिर किसी छात्र को अच्छा गाइडेंस मिल जा रहा है, किसी को कम गाइडेंस मिल रहा है, तो उस स्थिति में प्राप्तांक जो है प्रभावित हो जाते हैं। और यही जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसे ही हम व्यवस्थित प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जो त्रुटियां व्यवस्थित प्रवृत्ति के कारण आती हैं उसे हम सिस्टमेटिक एरर या सुव्यवस्थित त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि इस प्रतिदर्श की जो सांख्यिकी जनसंख्या के मानकों से अधिक हो जाती है। यानी कि जितना हम चाहेंगे उससे अधिक आ जाएगा मान। ठीक है, जितना अनुमान रहेगा
सैंपल से जनसंख्या के प्रति जो अनुमान लगाना है वह अधिक यथार्थ आ जाएगा, वास्तव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक गंभीर प्रकार की त्रुटि है और ये मापन और प्रतिदर्श दोनों को ही प्रभावित करता है। किसके कारण आया है? तो व्यक्तिगत पक्षों के कारण आया है। ठीक है ना, यानी कि परीक्षक ही जो है इसमें गलती कर रहा है, तो व्यक्तिगत पक्षों के कारण ये सुव्यवस्थित त्रुटियां आती हैं। ठीक है, तो इसमें सुधार वैयक्तिक स्तर पे जो है वो किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिदर्श त्रुटि। प्रतिदर्श त्रुटि क्या आती है? शोधकर्ता के प्रतिचयन विधि के कारण उत्पन्न त्रुटियां, यानी प्रतिदर्श चयन की जो विधि है, कई सारी विधियां हमने पढ़ी हैं, वो सारी विधियां जो हैं अलग अलग जनसंख्या की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अगर हम सही प्रतिदर्श चयन की विधि का उपयोग नहीं करेंगे तो उसमें जो है त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इस त्रुटि को हम प्रतिदर्श त्रुटि कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सामान्यीकरण को प्रभावित करते हैं। तो एक जनसंख्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर, नेचर को ध्यान में रखकर हमें एक सही सैंपलिंग मेथड या प्रतिचयन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक, चौथा आ गया हमारा मापन त्रुटि, मेजरमेंट एरर। त्रुटि परीक्षण की विश्वसनीयता, यानी कि कभी कभी हम जब त्रुटि परीक्षण करते हैं, यानी कि सैंपलिंग एरर का मान, सैंपलिंग एरर हम निकालते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं आई है, उस त्रुटि के परीक्षण के लिए जो विधि ज्ञात की गई है, उस विधि की जो विश्वसनीयता के कारण जो त्रुटियां आती हैं उसे मापन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि बड़ा नया दर्श लेंगे तो ये भी त्रुटि को कम किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो रहा मापन की त्रुटि। मापन की त्रुटि का मतलब त्रुटि परीक्षण की विश्वसनीयता के कारण आई त्रुटियों को मापन त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी 4 प्रकार की त्रुटियां। अब हम एक अच्छे प्रतिदर्श की, अच्छे सैंपल के विशेषताओं, गुणों के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो एक अच्छे प्रतिदर्श की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रतिदर्श में? अभी तक हमने प्रतिदर्श सैम्पलिंग टेक्निक्स में, प्रतिचयन विधियों में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। आप उन सभी चीज़ों को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक अच्छे प्रतिदर्श के गुणों को आपने समझा होगा। ठीक है, उन्हीं गुणों को हमने यहाँ पर एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सैंपल की परिभाषाओं में ही देखा था कि एक अच्छा प्रतिदर्श जो होता है वो अपनी जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वह प्रतिदर्श जब किसी सैंपल से लिया जाएगा तो वह उसको पूरी तरीके से जो है रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जो गुण, जो विशेषताएं जनसंख्या में हैं, वही विशेषताएं और गुण उस प्रतिदर्श में होने चाहिए या होते हैं, तब उसे एक अच्छा प्रतिदर्श कहा जाएगा। वही बात यहाँ पे आगे कही गई कि जनसंख्या के सभी गुण प्रतिदर्श में भी हों तब वो एक अच्छा प्रतिदर्श कहलाएगा। साथ ही साथ प्रतिदर्श जो है बहुत बड़ा न हो। ठीक है ना, प्रतिदर्श तब अच्छा माना जाता है जब जनसंख्या से छोटा लिया गया प्रतिदर्श उस जनसंख्या का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करे, तब वह प्रतिदर्श अच्छा प्रतिदर्श माना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिदर्श का एक और काम था कि वह पूरी जनसंख्या के अध्ययन करने से, जनसंख्या पर रिसर्च करने से अच्छा है कि हम उससे एक सैंपल निकाल लें और उस प्रतिदर्श पर, उस सैंपल पर जो है अध्ययन करें, तो हमारे लिए मेहनत भी कम लगेगी और पैसा भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छे प्रतिदर्श का ये भी गुण होता है कि समय, धन और साथ ही साथ एक और चीज़ श्रम या मेहनत की भी जो है बचत करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब उसके बाद ये सब करने के बाद जो है अधिक से अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो। अर्थात जब हम सैंपलिंग करते हैं उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो एक अच्छा प्रतिदर्श वही होता है जिसमें कम से कम त्रुटि हो। क्या हो? जिसमें त्रुटि जो है वो कम से कम हो। जब त्रुटि कम होगी तो उस सैंपल से जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने में भी त्रुटि कम होगी, और जब त्रुटि कम होगी तो अधिक से अधिक शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रशासकीय सुविधाओं की।
प्रशासकीय सुविधाओं का मतलब ये हुआ कि हम जब भी किसी सैंपल पर अनुसंधान करते हैं तो वह हमेशा किसी जनसंख्या पर किए गए अनुसंधान से सरल होता है, यानी कि उस अनुसंधान में जो भी चीज़ें की जा रही हैं उसका प्रशासन सरल होता है। ठीक है ना, किस पर करना, सैंपल पर जो है उन सभी चीज़ों का प्रशासन जो है करना सरल होता है। ठीक है, तो एक अच्छा प्रतिदर्श वही होता है जिस पर जो भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो सरलता से की जा सके। और जाहिर सी बात है जब प्रतिदर्श छोटा होगा, ठीक है, और छोटा होने के साथ साथ जनसंख्या का अधिक प्रतिनिधित्व करता होगा तो प्रतिदर्श के आकार छोटा होने के कारण उस पर प्रशासन या फिर जो भी अनुसंधान की प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो करना सरल होगा। ठीक है, तो इससे प्रशासकीय सुविधाएं भी होनी चाहिए। जनसंख्या के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो। ठीक, यानी कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं सैंपल पे, ठीक है, जनसंख्या से सैंपल लिया और सैंपल पर हमने कोई भी सांख्यिकीय प्रक्रिया किया, अब उस सांख्यिकीय प्रक्रिया से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उस रिजल्ट के द्वारा हम जनसंख्या के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त कर सकें, जो कि उस जनसंख्या के संबंध में सत्य हो, सही हो, सटीक हो। ठीक है, ऐसी जानकारी हमें सैंपल के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सैंपल हमारा है, जो प्रतिदर्श है, वह अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। ठीक है, यानी कि वो बायस्ड ना हो, अनुसंधानकर्ता के विचारों का, उसकी सोच का, उसकी मानसिकता का प्रभाव सैंपल पर, सैम्पलिंग मेथड पे ना पड़ा हो। साथ ही साथ एक अच्छा प्रदर्श अच्छे सैम्पलिंग मेथड द्वारा चुना गया होता है, उपयुक्त विधि द्वारा चुना गया होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा प्रदर्श तभी माना जाता है जब वो जनसंख्या की प्रकृति के अनुसार, जनसंख्या किस टाइप की है उस जनसंख्या के अनुसार सही विधि को चुनने के बाद, सही विधि का चयन करने के बाद उस सही विधि से सैंपल निकाला गया हो, तब वो अच्छा प्रदर्श माना जाएगा, क्योंकि तभी वो सही से रिप्रेजेंट कर पाएगा किसी जनसंख्या को। ठीक है, और संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित हो। संभाव्यता सिद्धांत का मतलब कि वह प्रतिदर्श किसी जनसंख्या के संबंध में सामान्यीकरण की संभावना अधिक से अधिक हो, तो संभाव्यता के सिद्धांत पर जो है कोई प्रतिदर्श अगर आधारित है तो अच्छा जो है प्रतिदर्श माना जाएगा। एक और यहाँ पर लास्ट कि प्रतिदर्श का आकार उपयुक्त हो, यानी कि प्रतिदर्श का आकार ऐसा हो जो कि कम से कम हो और अधिक से अधिक जानकारी हमें दे सके। तो एक सही आकार का प्रतिदर्श हमें होना चाहिए। ठीक है, जो कि जनसंख्या के बारे में सही से अनुमान लगा सके और कम से कम जो है त्रुटियों के साथ अधिक से अधिक अनुमान लगाने में हमारी जो है सहायता करें। ठीक है ना, ऐसा प्रतिदर्श का आकार है। ठीक, तो आशा है ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे कि प्रतिदर्श, प्रतिचयन में जो त्रुटियां हैं वो, और साथ ही साथ प्रतिदर्श की विशेषताएं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों से ही जो सवाल हैं अक्सर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके सपोर्ट, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके, हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है और भी लेके आएँ। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।